पर्वत हो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से रश के जिन हमारा। शेर कोई भी अब उनके मुंह से अच्छे नहीं लगते, 46 में 56 की जो बात है करते। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। पहले तो वहां के हर प्रचार में दिखे लेकिन, पहले तो वहां के हर प्रचार में दिखे लेकिन, जब सही समय आया तो फोकस से आउट थे। हमारे वित्त मंत्री जी ने जो सारे जहां से अच्छा की 2 लाइनें पढ़ी, पता नहीं अपने मतलब की चीज निकाल लेते हैं वहां से, ना ऊपर की लाइन पढ़ते ना नीचे की लाइन पढ़ते हैं। ये तो जमाना गूगल का है, जमाना इंटरनेट का है, जमाना छिपाने का नहीं है। हमारे बजट में जो उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ, मुझे नहीं पता कि किस संदर्भ में उन्होंने 2 लाइनें लिखी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि अल्लामा इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, उसकी लाइन आपके बजट में आ गई। तो आप बहुत सेकुलर हैं। तो आप सेकुलर हैं, इसलिए दूसरों पे उंगली मत उठाना अगर आप ये बात कर रहे हो तो। उन्होंने पढ़ा कि यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, अब तो मगर है बाकी नामो निशां हमारा। मैं अध्यक्ष महोदय, अगर ये नाम इन्होंने लिखे और अपनी तारीफ में लिखे बजट पेश करते हुए कि ये बहुत ताकतवर हो गए, इनकी ग्रोथ बहुत आगे चली गई है, तो मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इनसे कहूंगा, जिन जिन देशों के नाम यहां लिखे गए हैं, उन देशों की पर कैपिटा इनकम क्या है, उस देश के लोगों की, रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है। अगर आपकी नीयत कुछ और थी तो मैं उस बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद की लाइन नहीं पढ़ी जो सबसे बड़ी लाइन थी, जो अल्लामा इकबाल ने अपनी लाइन लिखी। इसमें उन्होंने लिखा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों राह दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये वो लोग हैं जो भारत को बनाना चाहते थे, भारत को अच्छा, सुंदर और देश मजबूत कैसे हो, इसलिए उन्होंने लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, वो गुलिस्तान हमारा। आपको इतनी अच्छी गजल में केवल 2 लाइनें मिली आपको, केवल 2 लाइनें मिली आपकी, जो लाइनें हटा दी गई थी इस गाने से, इस गजल से 2 लाइनें हटा के। मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं अध्यक्ष महोदय, कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन सारे जहां से अच्छा नहीं गाते हो हम लोग। और मैं कहता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर मैं एक बात इसमें गलत कह रहा हूं तो जाकर के मिलिट्री स्कूल के किसी भी बच्चे से मिल लेना, पूछ लेना, जो वहां पे आर्मी के ऑफिसर्स प्रिंसिपल बनते थे उनसे पूछ लेना। ये गाना हर दिन मिलिट्री स्कूल में हम लोगों ने गाया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, वो गुलिस्तान हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता दिल वतन में, समझो वही हम भी, दिलो जहां हमारा। अध्यक्ष महोदय, ये कुछ ऐसे लोग हैं, अध्यक्ष महोदय कुछ ऐसे लोग हैं, जब वो विभाग में मंत्री थे, क्यों मंत्री हटा दिए गए, अब बोल रहे हैं उसके लिए। विभाग को तुमने क्या किया था विभाग के लिए माननीय सदस्य ने? पर्वत हो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा।
गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से रश के जिन हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अगर तुम मुख्यमंत्री से 3 into 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कहलवा दो, हम भी पढ़ देंगे तुम्हारे उसी तरह। इसलिए उतना ही बोलना अध्यक्ष महोदय ठीक है जितना बोलना चाहिए। फिर उन्हीं अल्लामा इकबाल ने भगवान प्रभु श्री राम के लिए क्या लिखा था। अगर यही बात उन्हें पढ़नी थी तो ये बात भी तो पढ़ सकते थे। और मुझे उम्मीद है अगली बार बजट में जब आप लाएं अल्लामा इकबाल की लाइनें तो ये जरूर 2 लाइनें लाना। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। ये लाइनें जरूर डालिएगा अगली बार। सरकार ये कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में पहले पहचान का संकट था। पता नहीं क्यों इस बात को कहा जाता कि पहचान का संकट था उत्तर प्रदेश को। पहचान का संकट कैसे हो सकता उत्तर प्रदेश को? जिस उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा देश को प्रधानमंत्री दिए हों, प्रधानमंत्री के साथ साथ कोई भी देश का पैरामीटर होगा ग्रोथ का, बिना उत्तर प्रदेश के वो बेहतर नहीं हो सकता। अगर उत्तर प्रदेश के पैरामीटर चाहे हेल्थ के हों, चाहे एग्रीकल्चर के हों, चाहे एजुकेशन के हों, चाहे एम्प्लॉयमेंट के हों, किसी भी पैरामीटर पर अगर उत्तर प्रदेश पिछड़ जाएगा तो देश के पैरामीटर्स पिछड़ जाएंगे। अगर ये बात कही जाती है पहचान का बहुत बड़ा संकट था, ये बात किसी को समझ में नहीं आएगी। और अगर पहचान का संकट था 2012 से लेकर के 2017 में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों आया? एचसीएल लखनऊ में क्यों आया? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एचसीएल की क्यों बनी लखनऊ में? चक गजरिया में ट्रिपल आईटी क्यों बनी? और एचसीएल वो जगह है, जब पहली बार मैं उसका उद्घाटन करने गया था तो उस समय जो बच्चे और बच्चों के जो माँ बाप थे, कई माँ बाप ने मुझे बधाई दी और धन्यवाद दिया मुझे, और कहा कि मैं सरकार का और आपका धन्यवाद इसलिए देती हूं कि जिसके कारण हमारे बच्चे जो हैदराबाद या चेन्नई में पढ़ते थे, नौकरी करते थे, वो आज हमारे घर के पास हमारे बीच रह करके पढ़ रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो भी मुझे उसमें करना था, सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं देनी थी, उस समय के अधिकारियों ने मिलकर के रास्ता निकाला और वो सुविधाएं दी। उसका परिणाम ये है। और मैं तो कहूंगा कि किसी भी मान्य सदस्य को अगर शक हो इस बात का कि एचसीएल में कहां के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जाकर के देखें। इसी लखनऊ, इसी कानपुर के सबसे ज्यादा बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और सबसे ज्यादा सम्मान की नौकरी पा रहे हैं। हो सकता है 6000 से ज्यादा व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं वहां पर। डबल इंजन की सरकार ने क्या दिया उसके मुकाबले? मुझे एक प्रोजेक्ट आप बता दीजिए लखनऊ में, या पूरे उत्तर प्रदेश में बता दें आप। सैमसंग फाइल उठा करके देख लीजिए किस सरकार की देन है। जो उसको सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलना था, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ा उसको, तब जाकर के सरकार ने कितने वर्षों के बाद इंसेंटिव दिया है। और
जो मेट्रो चल रही है शहरों में, क्या लखनऊ की मेट्रो आपकी सरकार लाई थी? तस्वीर तो अपनी लगा दी। यही तो कर सकते हैं आप, और क्या कर सकते हैं? क्या लखनऊ की मेट्रो आप लाए थे? और अगर आप लाए थे तो जहां तक जाती है वहां से वापस क्यों आ जाती है? दूसरे सेक्शन में क्यों नहीं गई अभी तक? 7 साल हो गए डबल इंजन की सरकार के, 7 साल हो गए। वो मेट्रो वहीं से लौट के आ जाती है। क्या कानपुर की मेट्रो आपने प्रपोज की थी? क्या कानपुर की मेट्रो आपकी सरकार की प्रपोज थी? क्या आगरा की मेट्रो आपकी प्रपोज थी? और अगर आपने प्रपोज किया था तो उसका सेकंड फेज क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? दिल्ली से जोड़ने वाली नोएडा, वो किसने मेट्रो बनाई? और मुझे अभी भी याद है कि दिल्ली की सरकार ने मदद नहीं की थी बजट को लेकर के। उत्तर प्रदेश ने अपने नोएडा के बजट से देकर के वो दिल्ली से जोड़ने का काम मेट्रो ने किया था। नोएडा टू ग्रेटर नोएडा किसने मेट्रो दी थी? मैं जानना चाहता हूं, जो पहचान या पहचान का संकट था, अगर संकट कोई पैदा कर रहा है डेवलपमेंट को लेकर के या अर्बनाइजेशन को लेकर के, तो वो आपकी सरकार है, वो संकट पैदा कर रही है। क्या ये मेट्रो स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं है? और जब इसका जवाब आए अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं ये दाएं बाएं इधर उधर जाने कहां तक लेके जाते हैं, क्या ये स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं है? और मुझे याद है मैंने बनारस को भी मेट्रो दी थी, लेकिन आपने बनारस की मेट्रो नहीं बनने दी। और जब आप पहली ट्रिप में गए थे झांसी, मुझे आज भी याद है, कई बार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस में ये बात कह चुका हूं, आपने कहा था कि झांसी से दिल्ली को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। क्या वो एक्सप्रेसवे बन गया 7 साल में? झांसी में मेट्रो बन गई क्या? झांसी को भूल जाइए। आपने तो अपने लिए भी कहा था कि हम अपने गांव में बनाएंगे, जो आपका नया गांव है गोरखपुर। कम से कम उसकी तो पहचान बना दो मेट्रो चला करके। कौन रोकता है आपको? ये आपके नीचे हैं वित्त मंत्री जी, दीजिए 1000 करोड़। क्यों नहीं दे पा रहे आप 1000 करोड़? दे दीजिए 2000 करोड़ रुपए। क्यों गोरखपुर में नहीं मेट्रो चल पा रही है? क्योंकि आप चलाना नहीं जानते हो, आप चलाना नहीं चाहते हो। और ये जितने भी डब्बे बने हैं, अगर पहचान का संकट होता तो वो कंपनियां आपके यहां नहीं आती। मुझे याद है उस समय देश की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित कंपनियां यहां पर काम कर रही थी। कुछ कंपनियां तो आज भी काम कर रही हैं। मैंने कई बार सदन में कहा कि कुछ कंपनियों ने ऐसा काम किया था जो एग्जाम्पलरी था। एक्सप्रेसवे कभी 23 महीने 24 महीने में नहीं बनते, 21 महीने में नहीं बनते। लेकिन मैं इस सदन में उन कंपनियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उस एक्सप्रेसवे को 23 और 24 महीने में बना करके खड़ा कर दिया था, उद्घाटन हो गया था उसका। आप उन्हीं में से एक कंपनी से आप मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन आपने सड़क नहीं बनाने दी उनको। क्या वो कंपनी नहीं बना रही मंदिर? मैं जब देख रहा था L&T की बात, एक कोई इंजीनियर जब बता रहा था कि ये टेक्निकल हम चीजें फॉलो कर रहे हैं, ऐसे बन रहेगा, वैदिक जो हमारा है इस तरह बनाया जाता है। तो आपका जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है क्यों नहीं बनने दिया? उससे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे क्यों नहीं बनने दिया? और मैं फिर दोहराता हूं बात, अगर ये प्रदेश प्रधानमंत्री बनाता है तो दिल्ली वाले बजट एक्सप्रेसवे के लिए क्यों नहीं दे रहे? उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं दे रहे पैसा? शेर कोई भी अब उनके मुंह से अच्छे नहीं लगते। शेर कोई भी अब उनके मुंह से अच्छे नहीं लगते। 46 में 56 की जो बात है करते। ये बजट जो पेश हुआ है,
इतना बड़ा बजट, और हर बार ये कहा जाता है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट, और अगर सबसे बड़ा बजट है तो ये सरकार खर्च क्यों नहीं कर पा रही है? जो एक्चुअल टोटल बजट है, जो प्रोविजंस हैं, और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर, उसमें फर्क क्यों है? अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री जब अपनी बात रखें तो ये भी बताएं कि पिछली बार जिन जिन विभागों में बजट आपने दिया था, जो प्रोविजंस किए थे आपने, वो एक्सपेंडिचर में क्या दिखाई दे रहे हैं? आखिरकार सरकार खर्च क्यों नहीं कर पा रही है? अगर बजट इतना बड़ा है तो खर्च कितना है? अगर हम एक एक विभाग का देखें, हाउसिंग डिपार्टमेंट, मैं करोड़ों में कह रहा हूं, जो प्रोविजन किया गया था वो 7360, जो खर्च हुआ है 4325। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट 1938, खर्च हुआ है 464.00। इंडस्ट्रीज 81 करोड़ का बजट था, खर्च आपने 30 करोड़ किया है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट फॉर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, आपने बजट प्रोविजन किया 144 करोड़, खर्च किया आपने 90 करोड़। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हैंडलूम इंडस्ट्री, आपने प्रोविजंस किए 1780, खर्च किया 437। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हैवी एंड मीडियम इंडस्ट्री, आपका जो बजट था वो 21,116 करोड़ था, आपने खर्च किया 10,000 करोड़। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। उस विभाग को जो प्रोविजंस थे बजट के, वो थे 64,000 करोड़ से ऊपर, आपने खर्च किया 43,000 करोड़। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लगभग 2,000 करोड़, खर्च किया आपने 625 करोड़। एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइड डिपार्टमेंट्स का जो बजट था वो 8,104 करोड़, खर्च किया आपने 4,332 करोड़ रुपए। एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइड डिपार्टमेंट्स, लैंड डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज, उसमें लगभग 700 करोड़, खर्च किया आपने केवल 94 करोड़ रुपए। एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइड डिपार्टमेंट्स 29190, 29,190, और खर्च किया आपने 15,729। एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइड डिपार्टमेंट्स पंचायती राज 15,000 करोड़ के लगभग, और आपने खर्च किया 7,000 करोड़। एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइड डिपार्टमेंट लाइफ स्टॉक, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण छोटे विभाग भी हैं, कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, आपने बजट प्रोविजंस किए 3,000 करोड़ के, खर्च कर रहे हैं आप 1,766 करोड़। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, अध्यक्ष महोदय, बजट 1,000 करोड़, खर्च किया 444 करोड़ रुपए। शुगर केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो शुगर इंडस्ट्री के लिए सरकार की तरफ से जो बजट है, जो बजट आपने प्रोविजंस किए वो 2,117 करोड़ रुपए, खर्च किया आपने 1,247। होम डिपार्टमेंट, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, जिसमें आपके बजट प्रोविजंस थे 37,000 करोड़ 636 करोड़ रुपए, आपने खर्च किया 21,000 करोड़ रुपए। होम डिपार्टमेंट जो सिविल डिफेंस, उसमें 27 करोड़, खर्च किया 15 करोड़ रुपए। मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसमें आप कहते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, वो अलग बात है कि छिपे आप पीछे के रास्ते से, पीपीपी मॉडल के रास्ते से प्राइवेट लोगों को आप इसमें शामिल कर रहे हैं। उसके लिए बजट था 9,795, खर्च किया आपने 5,612 करोड़। अर्बन डेवलपमेंट, आपका बजट था 26,000 करोड़, आपने खर्च किया 16,000 करोड़। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, जिसका बजट था 1,890 करोड़, खर्च किया आपने 1,000 करोड़ रुपए। जस्टिस डिपार्टमेंट, जिसमें बहुत सारी और योजनाएं चलती हैं, 8,234 करोड़ बजट प्रोविजंस, और आपने जो खर्च किया है वो 2,700 करोड़ रुपए। ये रिपोर्ट है
और ये अध्यक्ष महोदय, ये सरकार की रिपोर्ट है, नहीं कर पा रही है पैसे। जो सरकार जनता तक अपनी चीजों को नहीं पहुंचा पा रही है, तो वो क्या रास्ता अपना रही है? शेर और शायरी का। क्या शेर और शायरी से जमीन तक बातें पहुंच जाएंगी? और अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि जो मैंने कहा है, इसकी कम से कम सच्चाई सदन जाने कि आखिरकार सच्चाई क्या है, कि आप बजट खर्च क्यों नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप जो प्रोविजन कर रहे हो वो आपके आंकड़े गलत हैं, जो प्रोविजन कर रहे हो वो आंकड़े गलत हैं, या फिर जो खर्च करने जा रहे हो वो आंकड़े आपके गलत हैं। और फिर अगर आपका ये 24 का बजट आया ही है, तो मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं मैं, यूपी का बजट चाहे 7 करोड़ का हो या 8 लाख करोड़ का हो, सवाल यही रहेगा कि 90% जनता के लिए उसमें क्या है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की नीति आम जनता के लिए नहीं है। वो 10% संपन्न लोगों के लिए 90% बजट रखती है, और 90% जरूरतमंद जनता के लिए, केवल नापात्र के लिए 10% बजट रखती है। उत्तर प्रदेश की सरकार, जैसा पहले आंकड़ों में आप उलझा रहे हैं हमें आंकड़ों में न उलझाए, सीधी सीधी ये बात बताए कि इस बजट से महंगाई से कितनी राहत मिलेगी। इस बजट में जहां जगह जगह आपने कहा है कि नौकरी और रोजगार मिलेंगे, कितने युवाओं को रोजगार मिला है और मिलेगा। सही में अपराध और भ्रष्टाचार कम करने के उपाय पर कितना खर्च किया जाएगा। मंदी और जीएसटी की मार झेल रहे कारोबार और दुकानदारी को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रावधान है आपके पास। और क्या इस बजट में किसान की बोरी की चोरी रुकेगी या नहीं, फसल का सही दाम व किसानों की आय दोगुनी होगी या नहीं। और ये फसल की आय दोगुनी का नारा अध्यक्ष महोदय विपक्ष का नहीं है, ये सत्ता में बैठे हुए लोग उनका है, दिल्ली से लेकर के लखनऊ वालों का है, डबल इंजन की सरकार वालों का है। अगर 7 लाख और 8 लाख करोड़ का ये बजट है तो सरकार कम से कम ये स्पष्ट करे, क्योंकि इसके बाद हम लोग को चुनाव में भी जाना है, क्या किसानों की आय दोगुनी होगी या नहीं होगी। मजदूर श्रमिकों के मेहनत की सही कीमत इस बजट से मिलेगी या नहीं मिलेगी। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अच्छी दवाई, अच्छी पढ़ाई के लिए कितना आवंटन है। और यह भी सच है कि अभी तक जितने भी बिजली के कारखाने लगाए गए थे वो अभी पूरी क्षमता पर नहीं चल पा रहे हैं, और जो प्लांट लग भी रहे थे, अगर वो आज लग गए होते तो उत्तर प्रदेश को सरप्लस बिजली होती, सस्ती बिजली होती। सरकार ये बताए कि बिजली के नए प्लांटों के लिए कितना बजट है, पानी घर पहुंचाने और शौचालयों को सुचारू रूप से चलाने की योजना के लिए दिखावटी प्रावधान कितने हैं। नई सड़कों को तो छोड़िए, बस इतना और बता दें कि सड़कों के गड्ढे भरने के बजट में कोई प्रावधान है या नहीं है। और कम से कम ये सरकार बताए कि पिछले 7 साल में गड्ढे के बहाने, गड्ढे को भरने के बहाने कितना पैसा इन्होंने खर्च किया है। मैं जानता हूं कि एक बार मैंने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वीडियो ट्वीट कर दिया था, और वीडियो ट्वीट का असर यह हुआ कि नेता सदन के साथ दिल्ली वालों ने शूटिंग की थी, फोटो कौन सी अच्छी आएगी। वो मेरे से बेहतर नेता सदन जानते होंगे, तो ये बात मैं नहीं उठाना चाहता था, लेकिन क्या करूं, ताली बजवानी है। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में,
हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। अध्यक्ष महोदय, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। पहले तो वहां के हर प्रचार में दिखे लेकिन, पहले तो वहां के हर प्रचार में दिखे लेकिन, जब सही समय आया तो फोकस से आउट थे। और फोकस से इसलिए आउट थे ये बात तो चाचा की है नहीं, चाचा वाली मैंने पढ़ दी थी, खजूर वाली बात, वो बजट में। और फिर जब फोकस में नहीं थे तो हम लोगों को बड़ी मुश्किल से दिखे। और जो बहुत महंगा और आलिशान नहीं बोलूंगा मैं, महंगा लाल रंग का कारपेट बिछा, लाल कारपेट पर महोदय कहीं नहीं दिखाई दिए। अगर कहीं दिखाई दिए हो तो बता दें हमें। और वो भी लाल कारपेट पे मार्क्ड था कि अध्यक्ष महोदय कहां मुड़ना है, और ये निर्देश थे कि लाल कारपेट पे कोई नहीं रहेगा। तो हमें लगता है कि ये लाइन में भी नहीं थे, साइड लाइन में थे। क्योंकि जब कारपेट पे नहीं दिखे तो हम लोग देखा कि हैं कहां, तो ये लाइन में भी नहीं थे, साइड लाइन में थे। और लाखों दिए जलाए पर खुद को रोशनी में न ला पाए। लाखों दिए जलाए पर खुद को रोशनी में न ला पाए, इसे कहते हैं सच में चिराग तले अंधेरा होना।